यूपीट्रिपलएससी एएनएम की तैयारी के क्रम में आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे आईसीएमआर के नए रिपोर्ट के विषय में बात करूंगा जो कि आपका 2024 में जारी किया गया है। आईसीएमआर का जो रिपोर्ट है ये यूपीट्रिपलएससी एएनएम वाले बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे पहले 2022 में जब एएनएम का एग्जाम हुआ था तो आईसीएमआर की रिपोर्ट से अच्छे खासे प्रश्न पूछे गए थे और संभावना यह है कि आने वाला जो आपका एग्जाम है 5272 इसमें भी आईसीएमआर टॉपिक से अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाएंगे। हम यह बात करेंगे आज के इस वीडियो में कि आपका पूरा आईसीएमआर होता क्या है और इसके अंतर्गत जो लेटेस्ट बदलाव किए गए हैं, जो लेटेस्ट डाटा आया है उसके विषय में, और इन सभी को हम ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हर एक प्रश्न का डिटेल एनालिसिस भी आप सबके सामने देंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो पूरी गारंटी मैं लेता हूं कि आपका जो आईसीएमआर का रिपोर्ट है जिसको याद करने में आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होता है वो सब कुछ आपको स्वतः ही याद हो जाएगा। बस आपको इस वीडियो को एक बार देखना है, वो भी लास्ट तक। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। हम यहाँ से अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है ये हमसे पूछा है कि आईसीएमआर नाम किस वर्ष रखा गया। प्रश्न है, आप इसको अवश्य देखिएगा, समझिएगा क्या पूछ रहा है, उसके बाद आप इसके जवाब को दीजिएगा। हमारा जो पहला प्रश्न है ये हमसे पूछ रहा है कि आईसीएमआर नाम किस वर्ष रखा गया था और आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1950, दूसरा ऑप्शन है 1911, तीसरा ऑप्शन है 1949, चौथा ऑप्शन है 1960। ये आपका प्रश्न है, ये आपके ऑप्शन है। यदि आपको इसका जवाब पता है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप इसका जवाब दे सकते हैं। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आज के बाद आपको यह नहीं भूलेगा। आप इस हिसाब से इस वीडियो को देखिएगा। देखिए यहाँ पे आईसीएमआर आया है और सबसे अच्छा यही रहेगा कि सबसे पहले मैं आईसीएमआर के विषय में आपको डिटेल यहाँ पे बता दूं कि आईसीएमआर होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, कब स्थापना हुई, मुख्यालय कहाँ है, कितने रिसर्च सेंटर है, सारी जानकारी यदि मैं आईसीएमआर के विषय में आपको दे दूं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, तो यहाँ से मैं आईसीएमआर के विषय में आपको कुछ बताने चल रहा हूँ। आप इसको नोट भी कर लीजिएगा। अगर नोट करना हो, नहीं नोट करना हो तो कोई बात नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबसे पहले आईसीएमआर के विषय में बात करें तो पहला प्रश्न यही पूछा जाता है कि आईसीएमआर जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। क्या पूछा जाता है, आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईसीएमआर जो है इसको कहा जाता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। क्या कहा जाता है आईसीएमआर को, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। आईसीएमआर का कभी भी अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप यही बताएंगे, आईसीएमआर का जो फुल फॉर्म होता है वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च होता है और इसी को हिंदी में हम भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। अब यहाँ पे नामकरण तो हो गया, लेकिन अगला सवाल ये आता है हम सबके मन में कि इसकी स्थापना कब हुई थी और क्यों हुई थी। अगर बात करें आईसीएमआर की स्थापना के विषय में तो इसकी जो स्थापना है ये आपका 1911 में हुई थी। लेकिन जब 1911 में हुई थी तो इसका नाम आईसीएमआर नहीं था। जब 1911 में इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम भारतीय अनुसंधान निधि संघ था। क्या था, भारतीय अनुसंधान निधि संघ। अब जब 1911 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका नाम भारतीय अनुसंधान निधि संघ था, तो अगला सवाल ये आता है कब इसका नाम आईसीएमआर रखा गया। अगर इसके विषय में बात करें कि आपका आईसीएमआर इसका नाम कब रखा गया, तो इसका नाम आईसीएमआर 1949 में रखा गया। 1949 में भारतीय अनुसंधान निधि का नाम बदल करके भारतीय चिकित्सा अनुसंधान
परिषद रखा गया, जिसे हम आज के समय ICMR कहते हैं। यहाँ तक आप इस बात को समझे होंगे। एक बार दोबारा से अगर हम इसको देखते हैं तो आपका जो ICMR है इसका फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है। हिंदी में इसको भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद कहा जाता है। स्थापना 1911 में हुई थी और इस समय जब 1911 में इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम भारतीय अनुसंधान निधि संघ था। 1949 में इसका नाम भारतीय अनुसंधान निधि संघ से बदल करके भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद कर दिया गया। अब आपके सामने यह प्रश्न है कि ICMR का नाम किस वर्ष रखा गया। तो ICMR नाम किस वर्ष रखा गया? 1949 में। तो आप इस प्रश्न को यहाँ से समझे होंगे। लेकिन अभी ये आपका ICMR यहाँ पे समाप्त नहीं हुआ है। इससे संबंधित कुछ आपके और भी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो आपको बताना आवश्यक है। अगला आपसे ये पूछा जाता है, कभी भी अगर आपसे किसी भी एग्जाम में पूछे कि ICMR का मुख्यालय कहाँ पे है, क्या पूछे? ICMR का मुख्यालय कहाँ पे है। अगर मुख्यालय आपसे पूछता है तो आप बताएंगे नई दिल्ली में है। कहाँ पे है ICMR का मुख्यालय? नई दिल्ली में है। और उसके साथ साथ यह भी पूछता है बहुत ज़्यादा कि इसका जो रिसर्च सेंटर है उस कितने रिसर्च सेंटर है। पूछता है कि ICMR के कुल कितने रिसर्च सेंटर है। तो अगर आपसे कभी भी रिसर्च सेंटर पूछे कि ICMR के कुल कितने रिसर्च सेंटर है तो आप 26 बताएंगे। और अगर क्षेत्रीय कार्यालय पूछे कि ICMR के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं, अगर क्षेत्रीय कार्यालय पूछे तो आप क्या बताएंगे? क्षेत्रीय कार्यालय की संख्या 6 है। और यह भी एक सवाल पूछता है, बार बार पूछता है कि मुख्यालय, यह जो ICMR है यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगर आपसे कभी मंत्रालय पूछ ले, अगर आपसे कभी मंत्रालय पूछ ले तो आप बताएंगे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक, यहाँ तक आपका पूरा ICMR समाप्त हुआ। एक बार हम इसको रिकॉल कराना चाहते हैं। हमारा प्रश्न ये था कि ICMR का नाम किस वर्ष रखा गया, ये हमारा प्रश्न था। और ICMR के विषय मैंने आपको यहाँ पे डिटेल बताया है। ICMR का जो फुल फॉर्म होता है वह इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है। हिंदी में इसी को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद कहा जाता है। स्थापना 1911 में हुई, लेकिन जब 1911 में ICMR की स्थापना हुई थी तो इसका नाम भारतीय अनुसंधान निधि संघ था। 1949 में इसका नाम भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR कर दिया गया। ICMR स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और 2 सवाल आपसे और पूछता है कि ICMR का रिसर्च सेंटर कितना है तो आप बताएंगे 26 है। अगर आपसे पूछे क्षेत्रीय कार्यालय कितना है ICMR के तो आप बताएंगे 6 है। यहां तक आप देखेंगे तो एक ही आपके प्रश्न थे, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन बन गए हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा। नहीं नोट करना है कोई बात नहीं, इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा जो कि आपको फ्री में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। के साथ साथ मैं आपको बता दूं, यह जो आप वीडियो देख रहे हैं इस समय, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों स्थान पे मिलेगा, जहां पे आपको सप्ताह में 2 दिन फ्री क्विज कराया जाता है। लगभग 100 प्रश्नों का क्विज होता है, तो आप उसमें भी भाग ले सकते हैं। उसमें भी आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा टॉपिक सही हो रहा है, कौन सा टॉपिक गलत हो रहा है। ये आपका पूरा फ्री है। लेकिन यदि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। पेड ग्रुप हमारा जो प्रैक्टिस सेट और क्विज बैच है, जो भी बच्चे कहीं दूसरे स्थान पे अपनी पढ़ाई कर ली है, अपना थ्योरी सेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं, आपने कहीं दूसरे स्थान पे अपना बैच लेकर के अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है और अब आपको प्रैक्टिस करना है जिससे आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को टैकल कर सके, तो उसके लिए आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। जो आपका प्रैक्टिस और क्विज बैच है, इसकी फीस मात्र 299 रुपए है। इस 299 रुपए में आपको लगभग 15,000 से लेकर के 20,000 के आसपास प्रश्न आपको दिए जाएंगे, जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में अवश्य पूछे रहेंगे। और उसके साथ साथ इस समय मार्केट में प्रैक्टिस सेट की जितनी भी किताबें उपलब्ध हैं, सभी आपको इसी 299 रुपए में दी जाएगी PDF के रूप में। और उसके साथ साथ अपनी एक की पॉइंट की एक बुक दी जाएगी, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस की पॉइंट की बुक में सभी 38 टॉपिक आपके कंप्लीट करवाए गए हैं। 38 टॉपिक के जितने भी की पॉइंट है सभी इसमें दिए गए हैं। और यदि आप इसी एक बुक को पढ़ लेते हैं तो आप एग्जाम में चले जाते हैं, तो आपका सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा। और उसके साथ साथ डेली आपको 100 प्रश्नों की क्विज कराई जाती है। इसी 299 रुपए में डेली 8 PM पे आपको 100 प्रश्नों की क्विज कराई जाती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और जब आपका एग्जाम आ जाएगा, एग्जाम में 1 मंथ रहेगा, तो 200 प्रश्नों की क्विज करवाई जाएगी। टॉपिक वाइज आपकी क्विज होती है। यदि आप हमारे इस प्रैक्टिस सेट या क्विज बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये आपको नंबर दिख रहा है 90 26 92 73 15, ये हमारा नंबर है। आप इस पे मैसेज या फिर कॉल
या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। यदि आपको इस बैच से जुड़ना है तो, यदि आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है या यदि आपको अच्छे से रिवीजन करना है, यदि आप इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं एएनएम की इस एग्जाम में, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि यह जो बैच है प्रैक्टिस बैच, इसमें आपको इतने प्रश्न दे दिए जाएंगे, इससे बाहर का कुछ भी पूछा जाना संभव नहीं होगा। ठीक है, तो यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल अवश्य कीजिएगा। यदि आप अभी भी सोचते हैं कि आपको वीडियो दिया जाए, आपको पीडीएफ दिया जाए, यदि आप हमारे वीडियो बैच से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो बैच की जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए है। इस 500 रुपए में आपको वीडियो भी दिया जाएगा, आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा, आपको टॉपिक वाइज आपका पूरा सब कुछ होगा, और इसके साथ साथ क्विज आपको इसमें फ्री में मिलेगा, और इसमें आपका टॉपिक वाइज क्विज भी रहेगा, प्रैक्टिस सेट भी रहेगा, की पॉइंट भी रहेगा, और इसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए है। यदि आप क्विज बैच से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी फीस 299 रुपए है। इस बैच में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्विज कैसे हमारा होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्विज का तरीका होता है, और इसमें हमारे द्वारा जो पीडीएफ आपको दिए जाते हैं, जो वीडियो दिया जाता है, उसकी आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह के पीडीएफ होते हैं, किस तरीके से आपको फिगर के माध्यम से सब कुछ समझाया जाता है, जिससे आप सभी को आसानी से समझ में आ सके कि पूरा क्या होता है, किस तरीके से पूरा टॉपिक कंप्लीट कराया गया है। और उसके साथ साथ यहाँ पे आप की पॉइंट की पीडीएफ देख सकते हैं, ये आपका पूरा की पॉइंट का पीडीएफ है, यहाँ पे सभी टॉपिक कंप्लीट करवाए गए हैं। ये आपका क्विज का डेमो है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, और दूसरा प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यह जो दूसरा प्रश्न है कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा प्रश्न ये पूछता है कि आपका राष्ट्रीय पोषण संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है। प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है। आपके ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है पुणे, और चौथा ऑप्शन है मुंबई। यह आपके ऑप्शन है। आप इसका जवाब कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अभी मैं कमेंट नहीं ले सकता क्योंकि पहला लाइव है, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है, तो आप इसको बताइएगा। धीरे धीरे जैसा जैसे अनुभव होता जाएगा उसी हिसाब से मैं आप सबके कमेंट लेता रहूँगा। ठीक है, तो आपका दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर इस समय दिया गया है। आपका दूसरा सवाल है राष्ट्रीय पोषण संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है, और आपके ऑप्शन है हैदराबाद, दिल्ली, पुणे और मुंबई। सबसे पहले सवाल यही बनता है कि आपका राष्ट्रीय पोषण संस्थान क्या है। हम इसी के विषय में सबसे पहले जानते हैं, उसके बाद हम इस प्रश्न को भी देखेंगे। आपके सामने है राष्ट्रीय पोषण संस्थान। अगर हम राष्ट्रीय पोषण संस्थान के विषय में बात करें तो इसी को NIN भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? NIN। अब सवाल ये आता है कि NIN का फुल फॉर्म क्या होता है, तो NIN का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। क्या होता है INI का फुल फॉर्म? नेशनल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। ये आपका NIN का फुल फॉर्म है। अब सवाल ये आता है कि इसकी स्थापना कब हुई। अगर स्थापना की बात आपसे पूछी जाए, NIN के स्थापना के विषय में आपसे पूछा जाए, तो NIN की स्थापना जो है 1918 में हुई थी। लेकिन जब 1918 में इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम NIN नहीं था, उस समय इसका नाम बेरी बेरी था। क्या था? बेरी बेरी था। जब आपका NIN की स्थापना हुई थी 1918 में, तो इसका नाम बेरी बेरी था। 1967 में इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? NIN। NIN का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। और इसका जो मुख्यालय है, जो कि आपके प्रश्न में पूछा गया है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय तेलंगाना में है। तेलंगाना या फिर इसको हैदराबाद कह सकते हैं। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? हैदराबाद में है। ठीक है, एक बार हम दोबारा से इसको पूरा रिकॉल करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपका जो हमसे प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय पोषण संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है, तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान, सबसे पहले हम यही को समझने का प्रयास किए थे। राष्ट्रीय पोषण संस्थान को हम NIN भी कहते हैं। NIN का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। इसकी स्थापना 1918 में हुई थी। 1918 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम बेरी बेरी रखा गया था, और 1967 में इसका नाम बदल के NIN रखा गया, यानी कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। इसका मुख्यालय तेलंगाना हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, तो आप ये भी, आपका जो प्रश्न है ये भी आप इसको सही से इसका जवाब दिए होंगे, और इसके जो मुख्य तथ्य है ये भी आपको याद हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ, और तीसरा प्रश्न हमसे पूछता है कुपोषण दिवस कब मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न हमसे यह पूछता है कि आपका कुपोषण दिवस कब मनाया जाता है, और आपके ऑप्शन है 30 सितंबर, दूसरा ऑप्शन है 1 सितंबर, तीसरा ऑप्शन है 28 सितंबर, और आपका चौथा ऑप्शन है 1 अगस्त। देखिए, यह जो
इसमें जितने भी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं सभी ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सभी ऑप्शन को आप याद कीजिएगा और देखिएगा। मैं आपको बताऊंगा पूरा डिटेल। यहाँ पे आपका सवाल है कुपोषण दिवस कब मनाया जाता है, तो आप इसमें बताइएगा कि कुपोषण दिवस कब मनाया जाता है और उससे संबंधित हम जितने भी तथ्य यहाँ पे बता सकता हूँ सब बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, हम इसके जवाब की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो सवाल है ये आपका कुपोषण दिवस कब मनाया जाता है ये है, और यहाँ पे आपके ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 30 सितंबर, दूसरा ऑप्शन है 1 सितंबर, तीसरा ऑप्शन है 28 सितंबर और चौथा ऑप्शन है 1 अगस्त। हम इसके एक एक दिनांक के विषय में जानकारी यदि प्राप्त करें तो आपका जो 30 सितंबर है, 30 सितंबर को आपका क्या मनाया जाता है, कुपोषण दिवस। 30 सितंबर को क्या मनाया जाता है, कुपोषण दिवस। और उसके साथ साथ जो आपका 1 सितंबर है, 1 सितंबर को मनाया जाता है पोषण दिवस। 1 सितंबर को क्या मनाया जाता है, पोषण दिवस। तो कुपोषण आपका 30 सितंबर, 1 सितंबर पोषण दिवस, और उसके साथ साथ जो आपका 1 से लेकर के 7 सितंबर होता है, 1 से लेकर के 7 सितंबर, 1 से लेकर के जो 7 सितंबर का समय होता है इसको हम पोषण सप्ताह मनाते हैं। 1 से लेकर के 7 सितंबर का जो सप्ताह होता है इसको हम पोषण सप्ताह के रूप में मनाते हैं। 1 से लेकर के 7 सितंबर का जो सप्ताह होता है इसको हम पोषण सप्ताह मनाते हैं। और एक सवाल आपसे बार बार पूछा जाता है वो यह है कि स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है। स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है। अगर आपसे कभी स्तनपान सप्ताह पूछे तो आप बताएंगे 1 से लेकर के 7 अगस्त। 1 से लेकर के 7 अगस्त। देखिए इसको याद करने का एक ट्रिक है, आप इसके माध्यम से याद कर सकते हैं। अगस्त यदि लिखा हुआ है, अगर हम इसके आ और गा को निकाल दें और यहाँ पे ना ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, स्तन हो जाएगा। और वही पूछा है स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है, तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं 1 से 7 सप्ताह का। तो यहाँ पे अगस्त से आप यहाँ पे ट्रिक बना सकते हैं। यहाँ पे यदि अगस्त में ना ऐड कर दे तो आपका जो लास्ट का 3 है वो स्तन होता है। और स्तन सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है, 1 से लेकर के 7 अगस्त तक मनाया जाता है। और उसके साथ साथ आपसे यह पूछा है कुपोषण दिवस कब मनाया जाता है। कुपोषण दिवस आपका 30 सितंबर को मनाया जाता है। पोषण दिवस कब मनाया जाता है, पोषण दिवस 1 सितंबर को मनाया जाता है। 1 से 7 सितंबर का जो सप्ताह होता है इसको पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। उसके साथ साथ एक सवाल आपसे और पूछता है, आप उसको भी नोट कर लीजिए। टीकाकरण सप्ताह कब मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे टीकाकरण सप्ताह यदि आपसे टीकाकरण सप्ताह पूछे तो आप बताएंगे अप्रैल का अंतिम सप्ताह। क्या बताएंगे, अप्रैल का अंतिम सप्ताह। अप्रैल का अंतिम सप्ताह जो होता है उसको हम क्या मनाते हैं, टीकाकरण सप्ताह। यहाँ पे अगर आप देखिए तो इम्पॉर्टेंट जो सप्ताह है यहाँ पे आपको मिल जाएगा और बार बार कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है। अगर आपसे टीकाकरण सप्ताह पूछे तो अप्रैल का अंतिम सप्ताह जो होता है उसमें टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है। कुपोषण दिवस आपका 30 सितंबर को मनाया जाता है। 1 सितंबर को आपका पोषण दिवस मनाया जाता है। 28 सितंबर को आपका जो आपका 1 से 7 सितंबर होता है इसमें आपका पोषण दिवस मनाया जाता है। और उसके साथ साथ जो आपका स्तनपान सप्ताह है वो आपका 1 से लेकर के 7 अगस्त को मनाया जाता है। यहाँ तक आपका जितने भी इंपॉर्टेंट सप्ताह और दिवस है आप यहाँ पे देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ से आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। हमारी जानकारी यह है कि यदि आप UPSSSC की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, यदि आप UPSSSC में इस बार जॉब लेना चाहते हैं तो आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमारा जो पेड ग्रुप है उसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये है। पेड ग्रुप की जो फीस है उसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये है। इस 500 रुपये में एएनएम की पूरी तैयारी हमारे द्वारा करवाई जाती है। एएनएम की पूरी तैयारी हमारे द्वारा करवाई जाती है। आपको वीडियो भी दिया जाता है। वीडियो के साथ साथ आपको
वीडियो भी होता है, उसके साथ साथ आपको पीडीएफ भी दिया जाता है। पीडीएफ के साथ साथ आपका क्विज भी होता है, टॉपिक वाइज क्विज होगा, टॉपिक वाइज वीडियो होगा, टॉपिक वाइज पीडीएफ होगा, और उसके साथ साथ आपको की पॉइंट का एक पूरा बुक भी दिया जाता है। आपके एग्जाम में यूपीटीपीएससी एएनएम में जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक का की पॉइंट भी आपको दिया जाता है। यानी कि एएनएम की पूरी तैयारी सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में आप कर सकते हैं। और हमारे द्वारा जो क्विज दिया जाता है, संभावना यह है कि एग्जाम तक लगभग 12 से लेकर के 15,000 क्विज मैं आपको दे दूं, जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छे तरीके से हो सके। तो आप यहां पे देख सकते हैं एएनएम के लिए जितने भी आवश्यक तत्व हैं सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में दिया जाता है। आपको वीडियो मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, क्विज मिलेगा, की पॉइंट मिलेगा, सब कुछ टॉपिक वाइज मिलेगा। तो यदि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पे 90 26 92 73 15 पे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको अपने पेड ग्रुप से जोड़ दूंगा। एक बार नंबर दोबारा सुन लीजिए, हमारा नंबर है 90 26 92 73 15। अगर आपको हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना है, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपकी एएनएम की संपूर्ण तैयारी हमारे माध्यम से करवाई जाती है। आपका एएनएम का जो सिलेक्शन लेने का सपना है वो भी साकार हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है ये हमसे पूछता है आईसीएमआर 2024 के अनुसार एक गतिहीन व्यक्ति को कितना ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक बार प्रश्न को हम दोबारा देखते हैं। हमारा जो प्रश्न है हमसे पूछता है कि आईसीएमआर 2024 के अनुसार एक गतिहीन व्यक्ति को कितने ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। आपके ऑप्शन है 2680, दूसरा ऑप्शन है 2080, तीसरा ऑप्शन है 1660, चौथा ऑप्शन है 2020। आपके सामने यहाँ पे आपका सवाल है कि गतिहीन व्यक्ति को कितने ऊर्जा की आवश्यकता है। आपके ऑप्शन है 2680, 2080, 1660 और 2020। ये आपके ऑप्शन है। यदि आपको इसका जवाब पता है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवश्य बताइएगा। यह जो आपका सवाल है इसको मैं आपको पूरे ट्रिक के माध्यम से याद करवा दूंगा। गारंटी मेरी है, आपको याद हो जाएगा, कभी भी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो आप पहले इसका जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका जो सही जवाब है बताने का प्रयास करता हूं। देखिए, अगर हम इसके सही जवाब के तरफ बढ़ें तो यहां पे हमसे पूछा है एक गतिहीन व्यक्ति। गतिहीन व्यक्ति कौन सा है? जो दिन भर पड़ा रहता है, दिन भर पड़ा रहेगा, सोफे पे पड़ा रहेगा, दिन भर मोबाइल चलाएगा, टीवी देखेगा, कुछ भी करेगा, बस दिन भर पड़ा रहेगा, परे अपने सब काम करेगा, चैटिंग भी परे करेगा, और उसके बाद दिन में सोफे पे पड़ा रहेगा, इधर उधर नहीं घूमेगा, बस पड़ा रहेगा। उसी को कहते हैं गतिहीन व्यक्ति। तो अगर हम देखें तो इसको कह सकते हैं बस ऐसे ही आलसी के रूप में पड़ा रहना। देखिए, यहाँ पे जो आपके सामने लिखा गया है इसी से आपका ट्रिक बनेगा। ट्रिक क्या है? आपके सामने लिखा है बस ऐसे ही आलसी के रूप में पड़ा रहना। अगर हम देखें बस से क्या हो जाता है, बस लगभग कुछ सुनने में लगता है बस 20, और आलसी की तरह हमें सुनने में लगता है 80। क्या सुनने में आता है? 80। तो बस से 20, आलसी से 80, बस से 20, आलसी से 80, बस से 20, आलसी से 80। बस याद हो गया। कोई भी व्यक्ति जो गतिहीन व्यक्ति है, जो दिन भर पड़ा रहता है, उसको कितने ऊर्जा की आवश्यकता होगी? आपके 20-80 ऊर्जा की आवश्यकता होगी। सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। आप यहाँ से अगर देखिए तो आपका जो बस है, बस ऐसे ही आलसी के रूप में पड़ा रहता है, तो बस से क्या हो जाएगा? 20, सुनने में एक जैसा आ रहा है। आलसी से क्या हो जाएगा? 80। आलसी यहाँ पे अगर आप ला निकाल दे तो लगभग 80 की तरह ही लग रहा है। तो क्या होगा? 20-80। तो दिन भर जो गतिहीन व्यक्ति है उसको दिन भर में कितने ऊर्जा की आवश्यकता होगी? 20-80 ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, यहाँ तक आप इस बात को समझे होंगे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जब गतिहीन व्यक्ति है उसको 20-80 ऊर्जा की आवश्यकता होगी, 2080 ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो जो काम करने वाला व्यक्ति है उसको कितने ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती होगी। इसी समय हम काम करने वाले व्यक्ति की ऊर्जा भी देख लेते हैं। देखिए, जो काम करता है वो 24 घंटा काम करता है।
जो व्यक्ति काम करता है वो 24 घंटा काम करता है। बस ये याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बस आप मानिएगा कि जो काम करता है वो 24 घंटा काम करता है, उसको आराम करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। वो आराम करने का भी समय नहीं होता, क्योंकि 24 घंटे का ही समय होता है। जब वो 24 के 24 घंटे काम करेगा तो आराम कब करेगा? तो इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं उसको 2 घंटे और दे दिया जाए आराम करने के लिए। तो 24 घंटा जो काम करता है उसको आराम करने के लिए 2 घंटे और दिया जाएगा, तो 26 घंटा हो जाएगा। तो 26 और 80 जो है ये आपका काम करने वाले व्यक्ति के लिए ऊर्जा है। तो आपका जो 26 और 80 है वो किसके लिए है? जो व्यक्ति काम करता है, ऑफिस जाता है, ऑफिस के बाद जो दैनिक कार्य करता है उसके लिए कितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 26-80 की। तो जो आलसी व्यक्ति है उसको कितने ऊर्जा की आवश्यकता होगी? 20-80 की। और जो काम करने वाला व्यक्ति है, जो काम करने जाता है, ऑफिस में काम करने जाता है, उसको कितने की ऊर्जा की आवश्यकता होगी? 26-80 की। तो यहाँ पे आप इसको याद कर सकते हैं, जो काम करने वाला व्यक्ति है उसको 26-80 ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो गतिहीन व्यक्ति है, जो पड़ा रहता है, उसको 20-80 ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो आप इसको याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका हो गया, पुरुष का हो गया, गतिहीन पुरुष हमने देख लिया, आलसी पुरुष हमने देख लिया। लेकिन जब हमने पुरुष देखा है तो महिला के विषय में भी कुछ जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि जो आलसी व्यक्ति वाली कैटेगरी है महिला में भी आती है, जो काम करने वाली कैटेगरी है ये महिला में भी आती है, दोनों आती है। अगर महिला के विषय में हम बात करें तो महिला के विषय में अगर हम बात करें तो इसमें भी दोनों कैटेगरी है। एक आपका जो गतिहीन है और एक आपका जो काम करने वाले हैं। देखिए, दोनों के विषय में अगर हम बात करते हैं, गतिहीन महिला, एक आपका काम करने वाली महिला। देखिए, जो काम करने वाली महिला होती है वो तो ऑफिस जाती है, काम करती है, सब कुछ करती है। अगर हम बात करें तो महिलाओं के लिए कितना समय दिया जाता है काम करने के लिए? उनको कहा जाता है आपके पास 21 से 25 समय है। इस वर्ष का जो समय है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मैं आपकी शादी कर दूंगा। उनके घर वाले कहते हैं आपके पास जो समय है 21 से 25 साल का समय है, उसके बाद शादी करने की व्यवस्था हो जाती है। तो जो काम करने वाली महिला है उनके लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 2125 की। और जो गतिहीन महिला होती है उनको कहा जाता है, आप ऐसे याद कर सकते हैं ट्रिक से, कि जो गतिहीन महिला होती है दिन भर घर पे पड़ी रहती है, श्रृंगार करती है, 16 श्रृंगार करती है और वो सोचती है कि 60 वर्ष तक मैं बूढ़ी ना हूं। जो घर पे रहने वाली महिला होती है वो 16 श्रृंगार करती है और सोचती है कि मैं 60 वर्ष तक बूढ़ी ना हूं। तो यहाँ पे याद कर सकते हैं, जो गतिहीन महिला होती है उसको कितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 16-80 की। जो काम करने वाली महिला होती है उसको कितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 21-25 की। दोनों याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। जो काम करने वाली महिला होती है उसको कहा जाता है आप 21 से 25 उम्र तक अपना कोई जॉब ले लीजिए, अन्यथा आपकी शादी कर दी जाएगी। और जो गतिहीन महिला होती है वो दिन भर पड़ी रहती है घर में और वह 16 सोमवार का व्रत रखती है, 16 श्रृंगार करती है और वह सोचती है कि 60 वर्ष जो मारा है 60 वर्ष तक मैं जवान रहूं। तो आप 16-60 यहाँ से याद कर सकते हैं, गतिहीन महिला की ऊर्जा की आवश्यकता। और आप काम करने की ऊर्जा की महिला आवश्यकता है 21 से 25 याद कर सकते हैं, 2125 और 1660 आपका गतिहीन महिला के लिए। ठीक है, आप यहाँ तक इस बात को समझे होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको याद भी हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे यह सवाल पूछता है, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से पहले देना है। हम सवाल को पढ़ते हैं उसके बाद आपसे पूछते हैं। हमारा जो सवाल है वो हमसे पहला सवाल पूछता है कि गर्भवती महिला को ICMR के अनुसार कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? सवाल है, गर्भवती महिला को ICMR के अनुसार कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है? आपके ऑप्शन है 26-80 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 20-80, तीसरा ऑप्शन 16-60 और आपका चौथा ऑप्शन 20-20। यहाँ पे महिला दिया गया है, लेकिन आपको यह भी देखना है कि गर्भवती महिला है। जो महिला होती हैं उनको अलग ऊर्जा की आवश्यकता होती है और जो गर्भवती महिला होती है उनको अलग ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनको भी ऊर्जा चाहिए, उनके अंदर जो बेबी है उसको भी ऊर्जा चाहिए। दोनों तरह से आप याद करेंगे। आपका सवाल है कि गर्भवती महिला को ICMR के अनुसार कितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है? आपके ऑप्शन है 2680, 2080, 1660, 2020। इसका भी एक बहुत अच्छा ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा। यदि आपको इसका जवाब पता है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से दीजिएगा, नहीं पता है कोई बात नहीं, आज के बाद आपको यह कभी भी नहीं भूलेगा। देखिए, हम इसको याद करते हैं कि कैसे हम इसको याद कर सकते हैं, गर्भवती महिला को कितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, जब कोई गर्भवती महिला होती है तब उसको कोई काम करना चाहती है। कोई गर्भवती महिला है, मान लेते हैं कमला है, अगर ये कोई काम करना चाहेगी तो इसका हस्बैंड रहेगा तो कहेगा बस बस ना करो,
क्या कहेगा, बस बस आप काम ना करो मैं कर लूँगा, ऐसा कहा जाता है ना। कोई केयरिंग करने वाला हस्बैंड है, अब कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसका केयरिंग करने वाला जो हस्बैंड है उसको काम नहीं करने देता, उसको कहता है बस बस ना करो मैं कर लूँगा। तो यही बस बस आपकी ट्रिक है। क्या है? यही बस बस आपकी ट्रिक है। बस बस देखिए, बस के लगभग सुनने में 20 की तरह आ रहा है, तो 20-20 जो आपका होगा वही सही होगा। तो 2020 जो आपका है वही ऑप्शन सही है। हम एक बार इसको देखते हैं कि गर्भवती महिला को आईसीएमआर के अनुसार कितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो 2020 यहाँ पे आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि कोई महिला है जो काम करना चाहती है, गर्भवती है, लेकिन उसका हस्बैंड उसको रोकता है कि आप ना काम करो, बस बस आप रहने दो। तो बस बस लगभग 20-20 की तरह सुनने में आ रहा है। तो इसी तरीके से आप याद कर सकते हैं, जो गर्भवती महिला उसको कितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है, 2020। लेकिन यहाँ पे एक सवाल और पूछा जाता है, गर्भवती महिला का अलग होता है और जो धात्री महिला होती है उसका अलग होता है। अगर आपसे पूछे धात्री महिला को कितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है, धात्री महिला को अगर आपसे धात्री महिला पूछे तो आप याद करेंगे 2245। जो आपकी धात्री महिला होती है उसको कितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है, 2245। और जो आपका गर्भवती महिला है उसको कितनी आवश्यकता होती है, 2020। ठीक है, यहाँ से आप इसको याद किए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे साथ जुड़ के एएनएम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो आपका 90 26 92 7315 है। पेड ग्रुप पे आपको क्या मिलेगा, तो हमारा जो पेड ग्रुप है उसमें आपको वीडियो मिलेगा, वीडियो के साथ साथ आपको पूरा पीडीएफ मिलेगा, टॉपिक वाइज वीडियो, टॉपिक वाइज पीडीएफ, टॉपिक वाइज की पॉइंट, टॉपिक वाइज क्विज। और हमारा प्रयास है एग्जाम तक लगभग 12,000 से लेकर के 15,000 क्विज आपको दे दूं। और जो हमारा की पॉइंट है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी टॉपिक हैं आपको सभी के की पॉइंट दिए जाएंगे, और ये सभी कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में दिया जा रहा है। यदि आप एएनएम की सबसे अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, यदि आप एएनएम की जॉब लेना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप का जो फीस है 500 रुपये है। नंबर यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। नंबर हमारा है 90 26 92 73 15। यदि आपको जुड़ना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला सवाल है हमसे पूछता है कि आईसीएमआर के अनुसार गर्भवती महिला को कितने अनाज की आवश्यकता होती है। यहाँ पे ऊर्जा नहीं पूछा है, यहाँ पे अनाज पूछा है, तो आपको अनाज बताना है। आईसीएमआर के अनुसार एक गर्भवती महिला को कितने अनाज की आवश्यकता होती है। आपके ऑप्शन है 260 ग्राम, दूसरा ऑप्शन है 370 ग्राम, तीसरा ऑप्शन है 220 ग्राम और तीसरा ऑप्शन है 270 ग्राम। ये आपके ऑप्शन है। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना है। अगर आपको पता होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आपको बता दिया जाएगा। हमारा जो सवाल है हमसे पूछता है कि आईसीएमआर के अनुसार एक गर्भवती महिला को कितने अनाज की आवश्यकता होती है, हमारा सवाल है। और इसका जो सही जवाब है वो आपका होगा 220। एक गर्भवती जो महिला होती है उसको कितने अनाज की आवश्यकता होती है, तो 220 ग्राम। क्या याद करेंगे कि गर्भवती महिला को कितने अनाज की आवश्यकता होती है, 220 ग्राम अनाज की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो आपकी स्क्रीन पर इस समय दिया गया है, आप इसको देखिएगा, पढ़िएगा, उसके बाद इसके जवाब को बताइएगा। हमारा जो सवाल है ये हमसे पूछता है कि आईसीएमआर 2024 क्या है। आईसीएमआर 2024 के अनुसार एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितने ग्राम दाल की आवश्यकता होती है। क्या है कि आईसीएमआर 2024 के अनुसार एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितने ग्राम दाल की आवश्यकता होती है। और यहाँ पे आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 85 ग्राम, दूसरा ऑप्शन है 75 ग्राम, तीसरा ऑप्शन है 90 ग्राम और चौथा ऑप्शन है 120 ग्राम। एक बार दोबारा से सवाल को पढ़िएगा और इसके जवाब को दीजिएगा। हमारा जो सवाल है वो यहाँ पे ये है कि आईसीएमआर 2024 के अनुसार एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितने ग्राम दाल की आवश्यकता होती है। आपके ऑप्शन है 85 ग्राम, 75 ग्राम, 90 ग्राम और 20 ग्राम। अगर हम इसके ट्रिक की बात करें, ट्रिक नहीं है, बस आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। देखिए, इसका जो ट्रिक है या आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई एक महिला है, अब जो महिला की माँ होती है उसका बहुत ख्याल रखती है, खासकर जब कोई बच्ची है या महिला है, कोई बात ये कर सकते हैं कोई 20 या 22 साल की कोई लड़की है, जब वो पहली बार प्रेग्नेंट होती है तो उसकी जो माँ होती है उसका बहुत ख्याल रखती है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। और माँ उसको कहती है कि पुत्र दाल पिया कर, पुत्र
दाल पिया कर, क्योंकि दाल जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। दाल बच्ची के लिए भी लाभदायक होता है, महिला के लिए भी होता है, ऊर्जा भी अच्छी खासी देता है। तो महिला उससे कहती है कि पुत्र दाल पिया कर। क्या कहती है? पुत्र दाल पिया कर। अब ये पुत्र जो है ये आपका 75 के हिसाब से सेंस आपका बन रहा है। पुत्र 75, पुत्र 75, बस यही आपका है। आप इसके हिसाब से याद कर सकते हैं कि जो आपकी गर्भवती महिला है उसको कितने ग्राम दाल की आवश्यकता होती है? 75 ग्राम दाल की आवश्यकता होती है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि धात्री जो महिला है, धात्री महिला को कितने ग्राम दाल की आवश्यकता होती है? धात्री महिला को 85 ग्राम दाल की आवश्यकता होती है। कितना? धात्री महिला को 85 ग्राम दाल, और जो आपकी गर्भवती महिला है उसको 75 ग्राम दाल की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ICMR का जो पूरा रिपोर्ट आया उसके विषय में जानकारी दी गई है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज गतिहीन पुरुष, सामान्य पुरुष, उसके साथ साथ आपका महिला है, गर्भवती महिला है, धात्री महिला है, उसमें ऊर्जा की आवश्यकता, अनाज की आवश्यकता, दाल की आवश्यकता, सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है। आप इसको देखिएगा, याद कीजिएगा। मैं एक बार बता देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको आवश्यकता है। नहीं आवश्यकता है कोई बात नहीं, PDF तो आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल ही जाएगा। देखिए, अगर इसके विषय में हम बात करते हैं तो देखिए कैटेगरी वाइज हम सबसे पहले देखते हैं गतिहीन पुरुष की। गतिहीन का पुरुष का मतलब ये जो दिन भर सोफे पे पड़ा रहता है, दिन भर अपना इंस्टाग्राम का रील देखता है, ऊपर जाने वाली वीडियो को देखता है और कुछ भी नहीं करता, बस अपने ज्ञान को देता रहता है। उसको जो आपका गतिहीन पुरुष है उसको कितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 2080। अनाज की 260, अनाज की 260 ग्राम और दाल की 85 ग्राम। कितना? गतिहीन पुरुष को ऊर्जा की 280, ऊर्जा की 2080, अनाज की 260 ग्राम और दाल की 85 ग्राम आवश्यकता होती है। सामान्य पुरुष जो काम करने जाता है, काम को करता है, ऑफिस जाता है, उसको कितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 2680 ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अनाज में उसको 370 ग्राम अनाज की आवश्यकता होती है। दाल में 120 ग्राम दाल की आवश्यकता होती है। जो गतिहीन महिला है, गतिहीन महिला की बात करें तो ऊर्जा में उसको 1660, मैंने आपको अभी ट्रिक के माध्यम से बताया था कि जो गतिहीन महिला है घर में पड़ी रहती है, 16 श्रृंगार करती है और सोचती है कि 60 वर्ष तक मैं जवान रहूं, बूढ़ी ना हो। तो आप ऐसे रख सकते हैं गतिहीन महिला को 1660 और अनाज की 190 ग्राम और दाल की 160 ग्राम दाल की आवश्यकता होती है। जो सामान्य महिला होती है, जो काम करती है, उसको ऊर्जा की कितनी आवश्यकता होती है? 1125 ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अनाज में 270 ग्राम और दाल में 90 ग्राम। और गर्भवती महिला की विषय में बात करें तो उसको ऊर्जा की 2020 ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अनाज में 220 ग्राम अनाज और दाल में 75 ग्राम दाल की आवश्यकता होती है। धात्री महिला जो है उसको 1 से 6 वर्ष का जो बच्चा है, 6 महीने का जो बच्चा है, उसमें आपकी ऊर्जा की आवश्यकता 2245, अनाज में 260 ग्राम और दाल में 85 ग्राम। और जो आपकी धात्री महिला है 7 से 12 महीने का जो बच्चा है उसमें 85 ग्राम दाल, 250 ग्राम अनाज और ऊर्जा में 2200 ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आपके सामने ये पूरा डाटा है, आप इसको याद कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको ऊपर सभी कुछ ट्रिक के माध्यम से बताया वो यहाँ पे सीधे से बस इतने ही पूरे लिखा गया है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो हमसे सवाल पूछता है कि एक गर्भवती महिला को ICMR 2024 के अनुसार प्रतिदिन कितने हरी सब्जी लेनी चाहिए। यहाँ पे आपका जो सवाल है वो क्या है कि एक गर्भवती महिला को ICMR 2024 के अनुसार प्रतिदिन कितनी हरी सब्जियाँ लेनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम और 150 ग्राम। ये आपके ऑप्शन है। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से देना है अगर आपको पता है, अन्यथा नहीं पता तो मैं आपको इसका जवाब बताऊंगा और ट्रिक के माध्यम से इसको याद भी कराऊंगा। तो आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन के माध्यम से दीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपका जो सवाल है क्या है, एक गर्भवती महिला को ICMR 2024 के अनुसार प्रतिदिन कितनी हरी सब्जी लेनी चाहिए, जिसमें आपका जवाब है 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 150 ग्राम। ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं कि एक महिला है जो गर्भवती है, लेकिन वो बहुत पतली है, वो मोटी होना चाहती है। अपने गांव में किसी डॉक्टर के पास जाती है, झोला छाप डॉक्टर जो होता है, वो कहता है, महिला कहती है कि मैं गर्भवती हूँ, मुझे मोटा होना है, जिससे हमारे बच्चे के लिए भी थोड़ा उपयोगी रहेगा, उसको भी स्वास्थ्य की आवश्यकता है, तो मैं मोटी कैसे हो सकती हूँ। तो डॉक्टर उससे कहता है
डॉक्टर क्या कहता है, वही जो डॉक्टर कहेगा वही इसका ट्रिक होगा। डॉक्टर कहता है 150 और हरी सब्जी खाओ। 150 मतलब देर तक सो, 150 मतलब देर तक सो और हरी सब्जी खाओ। देर तक सो हरी सब्जी खाओ। तो यहाँ पे आपका जो 150 लिखा है, क्या लिखा है 150, तो यहाँ से जो सेंस बन रहा है वो 150 का बन रहा है। 150 तो आपका जो सेंस बन रहा है कि 150 का बन रहा है। तो यहाँ पे हरी सब्जी भी है, तो कितने हरी सब्जी की आवश्यकता होती है गर्भवती महिला को? 150 की। तो यहाँ पे आप याद कर सकते हैं कि एक महिला है जो प्रेग्नेंट है और डॉक्टर के पास जाती है, वो मोटा होना चाहती है, तो डॉक्टर उसको सलाह देते हैं यदि आप मोटा होना है तो आपको 150 सोना है, मतलब देर तक सोना है और उसके साथ साथ हरी सब्जी खानी है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं। कितने? 150 ग्राम हरी सब्जी की आवश्यकता होती है। यहाँ पे आपका पूरा पैराग्राफ पूरा एक इम्पॉर्टेंट आ जाता है। कैटेगरी वाइज हरी पत्तेदार सब्जियों की आवश्यकता, सब्जी की आवश्यकता, उसके बाद जड़ की आवश्यकता, फल की आवश्यकता। ये आपका जो पूरा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कैटेगरी वाइज है गतिहीन पुरुष की, सामान्य पुरुष की कितने हरी पत्तेदार सब्जियों की आवश्यकता होती है, गतिहीन महिला की, समान महिला की, गर्भवती महिला की। तो आप इसको देखेंगे तो सब में लगभग सेम रहेगा, कुछ में अलग रहेगा। तो जो आपका कुछ अलग है आपको वही याद करना है। अगर आप देखिए हरे पत्तेदार सब्जी की बात करें तो गतिहीन पुरुष को समान 100 ग्राम, समान पुरुष को भी 100 ग्राम, गतिहीन महिला को भी 100 ग्राम, सामान्य महिला को भी 100 ग्राम। लेकिन जो आपका गर्भवती महिला है और धात्री महिला उसको 150 की आवश्यकता होती। तो याद रखेंगे अगर हरी पत्तेदार सब्जी पूछा जाए और आपके सवाल में गर्भवती महिला हो और धात्री महिला हो तो यहाँ पे 150 ग्राम हरी पत्तेदार सब्जी की आवश्यकता होती है। अन्य सभी को 100 ग्राम हरी सब्जी पत्तेदार की आवश्यकता होती है। वहीं पे फल है, अगर आपसे फल पूछा जाए तो आप फल में भी देखिए जो गर्भवती महिला है, धात्री महिला, उसको 150 ग्राम फल की आवश्यकता होगी, बाकी सभी को 100 ग्राम की आवश्यकता होती है। जड़ आपका सभी के लिए समान है, सब्जी आपका सभी के लिए समान है 200 ग्राम। ठीक है, आप यहाँ से याद कर सकते हैं। बस यही 2 अंतर है, आप इस 2 अंतर को याद कीजिएगा कि गर्भवती महिला को हरी पत्तेदार सब्जी में 150 ग्राम, धात्री महिला को 150 ग्राम, फल में भी है गर्भवती महिला को 150 ग्राम, धात्री महिला को 150 ग्राम, बाकी सब सेम है, आप यहाँ से याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो हमसे पूछता है कि एक व्यक्ति के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। कोई एक व्यक्ति है, उसको कितने विटामिन डी की आवश्यकता होगी? आपके ऑप्शन है 15 माइक्रोग्राम, दूसरा है 25 माइक्रोग्राम, तीसरा है 20 माइक्रोग्राम और चौथा है 50 माइक्रोग्राम। हमसे सवाल पूछा है कि विटामिन डी की आवश्यकता पर कि एक व्यक्ति को कितने विटामिन डी की आवश्यकता होगी। आपके ऑप्शन है 15 माइक्रोग्राम, 25 माइक्रोग्राम, 20 माइक्रोग्राम और 50 माइक्रोग्राम। ये आपके पूरे ऑप्शन है, इसका जवाब आपको देना है। यदि आपको इसका जवाब पता है, गलत सही जो भी कुछ पता है आप इसका जवाब दे सकते हैं। देखिए, विटामिन डी के विषय में थोड़ा जानकारी हम ले लेते हैं। विटामिन डी का साइंटिफिक नाम क्या है? विटामिन डी का साइंटिफिक नाम क्या है? सभी को पता होगा, बहुत बार बताया गया है, हमारे चैनल के माध्यम से बहुत बार बताया गया है। कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का साइंटिफिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। कहाँ पे पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, तो स्किन पे पाया जाता है, स्किन में होता है। स्टोर कहाँ पे होता है? अगर आपसे पूछा जाए विटामिन डी कहाँ पे स्टोर होता है, अगर आपसे पूछा जाए स्टोर के विषय में तो आप बताएंगे जो स्टोर होता है लीवर में होता है। सवाल ये है कि कैसे बनता है विटामिन डी, बनता कैसे है? अगर आपसे पूछा जाए विटामिन डी कैसे बनता है तो विटामिन डी बनने के लिए जो आपका कोलेस्टेरॉल और प्लस सनलाइट, जो आपका कोलेस्ट्रॉल होता है प्लस सनलाइट होता है, जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो क्या बनता है? विटामिन डी। ठीक है, और अगर हमसे पूछा जाए कि विटामिन डी की आवश्यकता कितनी है तो विटामिन डी की कितनी आवश्यकता है? 25 माइक्रोग्राम। कितनी? 25 माइक्रोग्राम विटामिन डी की आवश्यकता होती है एक व्यक्ति के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लगभग आईसीएमआर का जो नया डाटा है, जो नया रिपोर्ट है, यहाँ से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है और उसके साथ साथ हमारा जो टैबलेट है बहुत ही ज़्यादा हीट हो चुका है। अगर वीडियो ज़्यादा देर तक अगर ऐसे ही चलता रहा तो वीडियो बंद हो जाएगा।
इसीलिए मैं यहाँ पर ये वीडियो को यहीं पे अंत करता हूँ। देखिए, आज का जो वीडियो यहाँ तक मैंने बताया आपको, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, उनसे इस वीडियो को देखने के लिए सलाह दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ICMR की जो 2024 की रिपोर्ट है उसमें मैंने डिटेल आपको सब कुछ बताया है। उसके साथ साथ मैं आपको और बता दूँ कि यदि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो पेड ग्रुप की हमारी जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये है। इसी 500 रुपये में आपका जो पूरा वीडियो है, टॉपिक वाइज जो आपका वीडियो है वो भी दिया जाएगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, PDF भी आपको दिया जाएगा। PDF के साथ साथ आपका क्विज होता है, डेली 8:30 बजे हमारा क्विज शुरू हो जाता है। 100 प्रश्न का कम से कम क्विज दिया जाता है, डेली होता है। रविवार को सब कुछ रिवीजन भी करवाया जाता है और उसके साथ साथ आपको की पॉइंट भी दिया जाता है। ये सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में दिया जाता है, यानी कि एनएम की संपूर्ण तैयारी सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में कर सकते हैं। तो यदि आपको एनएम की जॉब लेना है, एनएम की तैयारी अच्छे तरीके से करना है, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर है हमारा 90 26 92 73 15। यदि एनएम की तैयारी करनी है, सबसे अच्छे तरीके से करनी है, तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।